नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घूंघट। कुमुद, इधर से नहीं उधर से आओ और हाँ, मुंह ढक लो। अरे थोड़ा और लंबा करो घूंघट। ये आजकल की लड़कियां भी ना कुछ नहीं समझती हैं। रजनी, तुम ही संभालो इसको और उधर से पिछले दरवाजे से ले आओ। सास ने कहा तो रजनी ने हामी भरते हुए उन्हें जाने को कहा। जी मम्मी जी, आप चलिए, हम आते हैं। कुमुद नई बहू को थोड़ा अटपटा लगा। उसने जेठानी से कहा, रजनी दीदी, क्या सयापा है ये सब? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। ये क्या इधर से आना उधर से आना? रजनी ने मुस्कुराकर कहा, कुमुद रिलैक्स। दरअसल इस घर के रिवाज के अनुसार बहू अपनी जेठ, ससुर और खासकर मामा ससुर के सामने पूरा घूंघट रखती हैं और अगर बहुत जरूरी ना हो तो सामने भी नहीं चाहती हैं। कुमुद ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या नॉनसेंस रूल्स हैं इस घर के। रजनी दीदी, क्या आप भी ये सब फॉलो करती हैं? रजनी ने कहा, हाँ कुमुद, करना ही पड़ता है। पर आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर विरोध क्यों नहीं किया इन सब बकवास पर? कुमुद की बात सुन रजनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी देवरानी कुमुद रानी, तुम्हारे भैया मतलब कि तुम्हारे जेठ जी को बहुत प्यार करती हूँ ना, तो बस उन्होंने कहा और मैंने मान लिया। वैसे भी कौन सा रोज रोज ये रिश्तेदार लोग यहाँ आते जाते हैं, या हम इनके यहाँ जाते हो। महीने में एक आध बार की तो बात है। नहीं मानेंगे तो मम्मी जी खिटपिट करेगी और फिर तुम्हारे भैया और मेरी बीच बात बिगड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात कि मैं बस सुकून से जीना चाहती हूँ अपने पति के साथ। ये हक वक की लड़ाई नहीं करनी मुझे, समझी कि और समझाऊं? ने हंसते हुए कहा, हाँ दीदी समझ गई, इतना ही काफी है। अच्छा चलो जल्दी जल्दी, वरना मम्मी जी बाहर आ जाएंगी। रजनी ने कुमुद को चलने को कहा। जी दीदी चलिए। दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर गई। बच्चे के जन्म का फंक्शन था। सभी गाने गाकर थिरक रहे थे। रजनी भी खड़े खड़े पैर से ताल मिला रही थी, पर सास ने देखा तो रजनी को आंखें दिखाने लगी। कुमुद ने जब रजनी से कहा, चलिए हमें सब बुला रहे हैं, तो रजनी ने कुमुद को रोक लिया कि हम समाज में इस तरह नहीं जा सकते। आज जो डांस करने बुला रहे हैं, कल यही सौताने भी देंगे। फंक्शन खत्म हो गया, सभी घर वापिस आ गए। थकान की जैसे जतिन हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गया। कुमुद अभी भी ख्यालों में खोई हुई थी। जतिन ने देखा तो पूछा, क्यों परेशान लग रही हो, क्या हो गया? जतिन के सवाल पर कुमुद ने कहा, हाँ वो आज मामा जी आए थे तो मम्मी जी ने 2 गज का घूंघट उड़वा दिया और पीछे के दरवाजे से अंदर जाने को कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये सब माजरा। तीन करवट बदलते हुए बोला, अरे कुमुद, तू इन सब बातों को मत सोचो। माँ जो कहती है वो किया करो। यहाँ उनका समाज है और हमें समाज के हिसाब से चलना होता है। कुमुद फिर बोली, लेकिन ये क्या बात हुई? अगर सामने आने से आपत्ति है तो मामा जी को कहीं और चले जाना चाहिए रास्ते से। वही क्यों कुर्सी पर जमा कर बैठ गए? जतिन उठकर बैठ गया और बोला, कुमुद तुम्हारे पास तमीज नहीं है क्या, या बात का बतंगड़ बनाने का शौक है तुम्हें? हाँ जानता हूँ तुम कॉलेज टॉपर रही हो, पर यहाँ अपने ज्ञान न बखेरो। जितना कहा उतना ही करो, समझी तुम? जतिन की आवाज का रूखापन कुमुद को एहसास करा रहा था कि उसकी जेठानी रजनी क्यों चुपचाप हर बात मान लेती है। कुमुद भी चुपचाप सो गई, पर मन में सवाल लहरों की तरह कोले भर रहे थे। रजनी की सलाह मानकर कुमुद भी चुपचाप वैसे ही करती जैसे कहा जाता।
लेकिन एक दिन उसे मौका मिल ही गया अपनी बात रखने का। कुमुद जतिन के साथ मार्केट गई थी सामान लेने। दोनों कपड़ों की शॉप में थे। जतिन का कॉल आया तो उसे उठकर बाहर आना पड़ा। कुमुद साड़ियाँ सिलेक्ट कर रही थी तीज के लिए। रजनी और मम्मी जी की साड़ी भी कुमुद को ही लेनी थी। कुमुद अपने फराटे अंदाज में साड़ियाँ मंगवा रही थी और देख रही थी। बाजू में साड़ी सिलेक्ट कर रहे अंकल की तरफ से 2 बार जोर जोर से गला साफ करने की आवाज़ आई। तीसरी बार तो जोर से खांसने की आवाज़ आई। कुमुद को लगा बाजू वाले अंकल को खांसी आ रही है तो उसने दुकानदार को कहा, भैया इन अंकल को पानी पिला दीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और बाजू में बैठे शख्स को कहा, अंकल आप चिंता न करिए, अभी पानी आ रहा है, आप थोड़ी लंबी लंबी सांस भरिए। कुमुद की बात सुन अंकल का पारा 7वें आसमान पर था। वो झट से उठा और बोल पड़े, बेशर्मी की हद होती है। कुमुद को कुछ समझ न आया पर बुरा लग गया। उसने कहा, कौन कर रहा है बेशर्मी? आप कब से खांस रहे हैं? मैंने चिंता जाहिर की तो मैं बेशर्म हो गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जाइए खांसिए बैठकर, मुझे क्या। बहुत बदतमीज लड़की हो तुम, जरा भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। इस तरह हमारे सामने खड़ी हो और जुबान भी चला रही हो। गरजती आवाज में अंकल जी ने कहा। चटोर से लगती भीड़ देख जतिन जल्दी अंदर आ गया और सामने खड़े शख्स को प्रणाम किया। उस शख्स के नाक के बोहे चढ़ाए चढ़ाए जतिन को पैर छुआ। अब ये तो और भी ऊट-पटांग था कि उम्र में बड़े हो कर जतिन का पैर छू रहे थे। जतिन ने तो पूछा कि मामा जी क्या हुआ? मामा जी गुस्से से तिलमिला उठे और कुमुद को खरी खोटी सुना दी। कुमुद ने रजनी की बात को याद करके तुरंत सिर पर आंचल रख लिया और बाहर निकल आई। जतिन ने जैसे तैसे मामा जी को मनाया और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। कुमुद समझ गई कि मामला बिगड़ रहा है। वो भी गाड़ी में आई। फिर जतिन ने गाड़ी तेज स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। अरे धीरे चला, बहुत स्पीड है। देखो मुझे नहीं पता था वो मामा जी हैं, वरना मैं कब से वहाँ से हट गई होती। चुप रहो, तुम समझी, तुम्हें कुछ ही नहीं पता रहता कभी। घर पहुंचकर कुमुद अंदर आई ही थी कि सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बरसों से कमाई इज्जत को इस अभागन ने मिट्टी में मिला दी। समझ नहीं आता तुझे कि मामा के सामने नहीं जाते हैं। नासमझ औरत, कुछ तो सीखकर आई होती। हमारी इज्जत को इस अभागन ने मिट्टी में मिला दिया। कुमुद ने रजनी की तरफ देखा तो रजनी ने इशारे से बताया कि फोन आया था मामा जी का। ने अपना पक्ष रखा, मुझे नहीं पता था वो मामा जी हैं, लेकिन सास कुछ सुनने को तैयार नहीं। कैसे नहीं पता था? इतनी बार आ चुके थे पर तुझे नहीं पता। तुझे इशारों से बताया भी भैया ने, पर तू किसी की सुने तब ना। बहुत पढ़ी लिखी है ना तू, क्यों कुछ कहेगी? अब कुमुद बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, से रहा नहीं जा रहा था। उसने जतिन की तरफ देखा पर मदद की कोई उम्मीद न दिखी। सास को चुप कराते हुए कुमुद बोली, क्या समझती मैं? आप ही बताइए जरा, कोई भी आदमी मेरे बगल में बैठकर गला साफ करेगा, खांसेगा तो क्या मैं घूंघट ओढ़ लूंगी? जतिन ने कहा, कोई भी से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ कोई भी, क्योंकि जिसे मैं पहचानती ही नहीं वो कोई भी है मेरे लिए। कैसे पहचानती मैं? बोलो आप लोग ही कि आज तक चेहरा देखा है सामने से? जब कोई रिश्तेदार आए तो गज भर का घूंघट ओढ़ लो, और इतना ही नहीं, पीछे के दरवाजे से जाओ और तो और सिर झुकाकर जाओ। अरे कोई गुनाह किया क्या बहू को? सर जो इस तरह छिप छिपा कर जाऊं मैं? कभी देखा होता
तब न पता होता कि कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन काका है। हो जाओ तुम कुमुद, जतीन ने चुप कराना चाहा, पर तभी रजनी भी बोल पड़ी। ठीक ही तो कह रही है कुमुद, माना कुमुद को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है यहाँ आई, पर मुझे तो 4 साल हो गए हैं और आज तक मैं अपने ही रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाती बाहर कभी भी। दिख जाए तो ये बताते हैं कि सिर ढक लो, ये फलाना रिश्तेदार है। आप सबकी सोचो जरा और बताओ, कैसे पहचानेंगे हम किसी को। रजनी की बात सुन सास और गुस्से में आ गई, पर जतीन ने कुछ सोचकर कहा, हाँ सही तो कह रहे हैं, दोनों की जब कभी देखा ही नहीं, कैसे पहचानेंगे ये लोग। कसूरवार कुमुद या रजनी भाभी नहीं, कसूरवार ये पर्दा प्रथा है जो आप इन पर थोपे जा रही हैं। माना कि समाज जरूरी है, पर भूलना मत माँ की समाज समय के हिसाब से रंग बदलता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर समाज के अनुसार न हो तो आपके खिलाफ ये भी खोलकर बैठ जाएगा। आज ही देख लो, बेवजह की बात के लिए मामा जी ने कॉल करके ढिंडोरा पीट ही दिया ना। माँ, ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। आप क्यों इस समाज के चक्कर में अपना घर परिवार बर्बाद करना चाह रही हो। आपके अनुसार कह रहे हैं तो आप भी खुद को थोड़ा बदलो हमारे लिए। जतिन की बात पर बड़े भाई और पिता ने भी सहमति जताई, तो माँ ने भी कुछ सोचा और हामी भरी और कुमुद और रजनी के पास बुलाकर लाड किया और कहा, तुम लोग अपनी मर्यादा खुद समझते हो। मेरा यूँ बात बात पर दखल देना और पुरानी परंपराओं को बीच में लाना कतई सही नहीं है। हम एक परिवार हैं और परिवार की तरह ही रहेंगे, जो नियमों में ना बंधा हो। कुमुद और रजनी ने भी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।